रिया काफी लंबे समय तक अपने मोबाइल स्क्रीन पर रोहित मारवा की फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती रही। रिया को इस वक्त पता था कि रोहित मारवा यह सब क्यों कर रहा था, मगर रिया का गुस्सा शांत करना इतना आसान नहीं होने वाला था उसके डैडी के लिए। रिया ने डायरेक्टली सिंबल पर टैप करते हुए रोहित मारवा की फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। प्रोफाइल पेज पर उसके फैन लगातार मैसेज और विशेष भेज रहे थे। तभी अचानक किसी फैन ने कहा, फैन डैडी और फैन नानू के बीच में एक वोटिंग पोल रखो जिसमें लोग वोट करके यह डिसाइड करेंगे कि लिटिल एंजल का सबसे बड़ा फैन कौन है। यह पोस्ट आते ही एक के बाद एक कई लोग अपना वोट देने लगे। शुरुआती काउंटिंग में रोहित वोट काउंट से बहुत ज्यादा आगे चल रहा था। तभी रिया ने अपने माइक पर अपने फैन नानू से बात करते हुए कहा, वैसे मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे फैन नानू ज्यादा पसंद है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि फैन नानू आज के बाद तुम मुझे ज्यादा टोकन और गिफ्ट भेजो। रिया के कमेंट सुनकर उसके फैन नानू ने लिखा, मैं तुम्हें जो गिफ्ट भेजता हूँ वह मेरी खुशी से भेजता हूँ। तुम्हें गिफ्ट भेजकर और टोकन भेजकर मुझे खुशी मिलती है। फैन नानू की यह कमेंट पढ़कर रिया ने उससे कहा, मगर मम्मी कहती है कि हमें किसी से भी इस तरह गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इसके आगे कोई गिफ्ट दे। हमारी फ्रेंडशिप की वजह आपका प्यार है, वो गिफ्ट नहीं है जो आप मुझे भेजते हो। रिया और फैन नानू की यह बातें सुनकर वोटिंग में लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा फैन नानू की ही वोट करने लगे थे। रोहित मारवा इस छोटी सी बैटल में बहुत पिछड़ गया था। रिया ने अपनी बात पूरी करते हुए फैन नानू से कहा, अगर आप इसके आगे मुझे कोई गिफ्ट भेजेंगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। रिया की यह बात सुनते ही फैन नानू ने रिया को मैसेज लिखते हुए कहा, ऐसे बिल्कुल मत करना, तुम जो कहोगे वह मैं करूंगा, मगर मेरा गिफ्ट भेजना तुम्हें पसंद नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा, मगर तुमसे दोस्ती टूटने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। जब रिया ने फैन नानू के बीच में यह सारी बातें हो रही थी, तभी अचानक जिस आदमी ने वोट काउंटिंग रखवाई थी उसने अनाउंस कर दिया कि आज की इस कंपटीशन का विनर यानी कि लिटिल एंजल का नंबर 1 फैन है फैन नानू। रोहित मारवा हताश होकर अपनी मोबाइल स्क्रीन की ओर देखने लगा। एक तरफ रिया ने उसकी फेसबुक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी और एक तरफ लिटिल एंजल का गुस्सा किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। रोहित को इस वक्त फैन नानू पर दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही थी। न जाने कहां से ये फैन नानू रोहित और लिटिल एंजल के बीच में आ गया। क्या यह कोई आसमान से भेजा हुआ फरिश्ता था जो लास्ट मोमेंट पर आकर लिटिल एंजल की मदद कर देता है। रोहित को यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह असल में कौन था और आखिर वह लिटिल एंजल के साथ इतना फ्रेंडली क्यों होना चाहता था, और आखिर लिटिल एंजल ने इस पैनल में ऐसी क्या खास बात लिखी थी कि जो वह उसे अपना फ्रेंड मानने लगी थी। यह बात सोचते ही रिया को लगा कि असली मैच में वह लिटिल एंजल को सपोर्ट में इतनी टोकन भेजेगा कि आने वाली सारी मैचेस उन टोकनों के आधार पर लिटिल एंजल जीत जाएगी। ऐसा करने से शायद लिटिल एंजल का गुस्सा खत्म हो जाए और वह रोहित के साथ भी बिल्कुल उसी तरह बात करेंगी जैसे अभी वह 10 लोगों के साथ कर रही है। जब रोहित यह सोच रहा था तब अब्दुल उसके पास आकर रोहित से कहने लगा, मैंने लिटिल एंजल की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली है। रोहित अब्दुल के अगले सेशन का इंतजार करने लगा। रोहित को लगा कि अब्दुल जरूर लिटिल एंजल के बारे में कोई बड़ी खबर लाया होगा। अब्दुल ने भी मुस्कुराते चेहरे से रोहित के पास आकर बड़े ही मायूसी तरीके से कहा, सर लिटिल एंजल के मम्मी पापा का नाम पता चल गया है, क्योंकि लिटिल एंजल अभी बहुत छोटी है। उसका अकाउंट उसके मम्मी पापा के नाम पर रजिस्टर्ड है। लिटिल एंजल की मम्मी का नाम है और एंजल उसके पापा का नाम। अब्दुल की यह बात सुनकर रोहित हैरान होकर अब्दुल को देखने लगा। ऐसी बेकार इंफॉर्मेशन रोहित तक पहुंचाकर अब्दुल क्या करना चाहता था वह रोहित समझ नहीं पा रहा था। अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए रोहित ने अब्दुल से दबी हुई आवाज में कहा, एक काम करो, जाकर अनिका गुलेरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, जाओ। अब्दुल ने रोहित के पास आकर डरते हुए रोहित से कहा, सर मगर हम जब मनाली में थे तब हमने मिस गुलेरिया की काफी इंफॉर्मेशन निकाली थी। मैंने खुद आपको इंफॉर्मेशन की फाइल दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। रोहित ने कुछ देर चुपचाप अब्दुल की ओर देखा। अब्दुल डर के मारे रोहित की नजर से नजर मिला नहीं पा रहा था। तब रोहित अपनी इर्जी चेयर से आगे आकर अब्दुल से बोला,
क्या तुमने आज तक इस बात का पता लगाया है कि कहीं डॉक्टर अमृता और मिस अनिका एक ही तो नहीं है? रोहित की यह बात सुनकर अचानक अब्दुल की आंखें चौड़ी हो गई। दबी दबी हुई आवाज में अब्दुल ने कहा, ओके सर, मैं चेक करके बताता हूँ। रात हो चुकी थी। रिया बाथरूम में बिल्कुल धीमी आवाज में अपने भाई आर्यन के साथ बात कर रही थी। रिया ने आर्यन से बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, क्या सच में डैडी ने ऐसा कहा? तभी आर्यन का सामने से जवाब आया, डैडी तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पागलों की तरह, मगर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन अब तक उनके हाथ नहीं लगी। अपने होठों को दबाते हुए रिया ने अपने भाई से कहा, बस तुम यही प्रे करो कि उनको मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना मिले। वैसे एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि लोग डैडी के बारे में जो बातें कर रहे हैं वह सब सच है। लोगों को कहते हैं डैड बड़े इंटेलिजेंट है, मुझे तो आज तक उनमें कोई बात नजर नहीं आई। रिया की यह बात सुनकर आर्यन को भी हंसी आ गई। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आर्यन ने कहा, मुझे भी यही लगता है और इसीलिए मैं उन्हें अपना ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए विटामिन की गोलियां देता हूँ। एक्चुअली वो गोलियों को मेरे लिए लाए थे, मगर उनकी कंडीशन देखते हुए मुझे लगा कि उन गोलियों की उन्हें ज्यादा जरूरत है। दोनों बच्चे एक साथ इस बात पर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद रिया ने अपने भाई पर प्राउड फील करते हुए कहा, बहुत अच्छा किया तुमने आर्यन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं शांति से अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकूंगी, क्योंकि अब मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि डैड मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। कुछ देर अपने भाई के साथ बात करने के बाद रिया ने फोन काट दिया और झूठ मूठ फ्लश की ओर आवाज करते हुए वह बाथरूम से बाहर आई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो रिया ने देखा कि अनिका पहले से ही बिस्तर पर लेट गई थी। अनिका की आंखें भारी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी सेकंड वो गहरी नींद में चली जाएगी। रिया को इस बात का भरोसा हो गया था कि रोहित उस तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए रिया को लगा कि अब यह बात मॉम को करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अनिका को इस बात का पता चल गया कि रिया लाइव स्ट्रीम पर इतनी ज्यादा एक्टिव है तो एक बात तो पक्का थी कि लाइव स्ट्रीम तो छोड़ो, कल से अनिका उसे मोबाइल पर गेम खेलने भी नहीं देंगी। सोने से पहले रिया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैन नानू को गुड नाइट विश करते हुए कुछ प्यार भरे इमोजी भेजी। रिया के रिप्लाई करते हुए फैन नानू ने लिखा, गुड नाइट, आज जल्दी सो जाना, आज मुझे तुमने काफी मेहनत की है। बिस्तर पर लेटे रिया फैन नानू का मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी और रिप्लाई में रिया ने अपने फैन नानू से कहा, आप भी जल्दी सो जाइएगा। मम्मा कहती है कि जो लोग जल्दी सोते हैं वह जल्दी जागते हैं और उन्हें दूसरे से ज्यादा काम करने की ताकत और एनर्जी होती है। करण गुलेरिया अपने बिस्तर पर पड़े हुए कांपते हुए हाथों से रिया की हर बात का जवाब टाइप कर रहे थे। रिया का आखिरी मैसेज पढ़ने के बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए करण गुलेरिया ने अपना मोबाइल बिस्तर पर अपने बिल्कुल बगल में रख दिया और सीलिंग की ओर देखने लगे। करण गुलेरिया के कमरे के बाहर उनकी गोद ली हुई बेटी माहिरा गुलेरिया नौकर के साथ बात कर रही थी। माहिरा करण गुलेरिया की केयर टेकर से कह रही थी, पापा का डाइजेस्टिव सिस्टम इस वक्त बहुत वीक है, तुम याद रखना कि पापा ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फूड या इंजेक्ट रखे, जैसे जूस वगैरह वगैरह, और हाँ, सूप में तुलसी के पत्ते डालना मत भूलना। केयर टेकर ने बहुत पोलाइटली सिर झुकाकर कहा, दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह सारी बातें मैंने एक कागज पर और अपने दिमाग में लिखकर रख दी है। माहिरा की बातें सुनकर हमेशा करण गुलेरिया को लगता था कि माहिरा करण गुलेरिया की फिक्र करने का नाटक करती थी। करण बेड पर लेटे हुए सीलिंग पर देख रहे थे। करण गुलेरिया को अचानक ही फिर से अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी थी। अब तो सिर्फ उसी बात का इंतजार रहता था कि कब वो लिटिल एंजल के साथ कुछ बात कर सके, कोई चैटिंग कर सके। जब स्वाति 20 साल पहले अचानक गायब हो गई थी तब करण गुलेरिया ने काफी सालों तक स्वाति की तलाश की थी, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी करण गुलेरिया स्वाति तक नहीं पहुंच पाए थे। कुछ साल बाद जब करण गुलेरिया स्वाति तक पहुंचे तब स्वाति ने मनाली में किसी के साथ शादी कर ली थी और एक बच्ची को जन्म भी दे दिया था।
इस बात से करण गुलेरिया का दिल पूरी तरह से टूट गया था। जब उन्होंने स्वाति से बात करने की कोशिश की तब स्वाति ने करण गुलेरिया को सिर्फ इतना कहा था कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं गौतम से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहता है। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो बस मुझे जाने दो। उन दिनों करण गुलेरिया में इतनी ताकत थी कि अगर वह चाहता तो उसी वक्त स्वाति को मनाली से उठाकर दिल्ली ले आता और जबरदस्ती पूरी जिंदगी अपने साथ रहने के लिए स्वाति को मजबूर कर देता। कई बार करण गुलेरिया के मन में ऐसा ख्याल आया भी था। यहाँ तक कि करण गुलेरिया ने कई बार अपने आदमियों को मनाली भेजा था कि वह स्वाति को किसी तरह अगवा करके करण गुलेरिया के पास ले आए। उन आदमियों ने स्वाति को अगवा भी कर लिया था, मगर जब करण गुलेरिया ने स्वाति के साथ वापस दिल्ली आ रहा था तब स्वाति करण गुलेरिया के सामने फुट फुट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि करण गुलेरिया स्वाति को भूल जाए और उसे जाने दे। करण गुलेरिया स्वाति से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वह स्वाति को इस हालत में नहीं रख सकता और करण गुलेरिया ने स्वाति को जाने दिया। मगर जाने से पहले स्वाति ने करण गुलेरिया से कहा, किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लो, तुम्हारी अपनी बीबी और अपने बच्चे होंगे तो मुझे भुलाने में तुम्हें आसानी होगी और हो सकता है तो मुझे माफ कर देना। स्वाति को वापस मनाली छोड़कर करण गुलेरिया दिल्ली वापस आकर अपने बिजनेस में पहले की तरह जुड़ गया, मगर वक्त के साथ साथ स्वाति की यादें करण गुलेरिया को अंदर से खोखला बनाने लगी थी। शादी करने के ख्याल तो करण गुलेरिया के मन में कभी नहीं आया और इसीलिए करण गुलेरिया ने उस वक्त एक छोटी सी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि करण गुलेरिया ने सुना था कि स्वाति को एक बेटी हुई है। माहिरा को गोद लेने के बाद करण गुलेरिया ने कभी भी स्वाति से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आज भी कई बार करण गुलेरिया उस बात को लेकर अपने आप को कोसते रहते थे क्यों उन्होंने उस वक्त स्वाति को जबरदस्ती अपने साथ दिल्ली नहीं ला पाया, क्यों इतनी आसानी से स्वाति को अपनी जिंदगी से जाने दिया। अगर आज स्वाति करण गुलेरिया के साथ होती तो वह जिंदा होती। करण गुलेरिया इस वक्त अपने बिस्तर पर पड़े पड़े यह सोच रहे थे कि अगर आज करण गुलेरिया और स्वाति की कोई बेटी होती तो क्या वह बिल्कुल लिटिल एंजल जैसी होती। बस इस बात की वजह से करण गुलेरिया लिटिल एंजल के साथ इतने जुड़े हुए थे। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि बिना रिया से बात किए करण गुलेरिया जिंदा रहना भी उसे मुश्किल लगने लगा था। अभी करण गुलेरिया के दिमाग में यह सब बातें चल रही थी, तभी किसी ने उनके बेडरूम के दरवाजे को जोर से खोला और बड़ी धीमी और सॉफ्ट आवाज में उनसे कहा, बड़े चाचू। करण गुलेरिया ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा नन्ही सी पिंकी बिल्कुल उनके बिस्तर के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी सी ताकत लगाते हुए कांपती हुई आवाज में करण गुलेरिया ने पिंकी से पूछा, क्या हुआ बेटा। नन्ही सी पिंकी ने अपना सर खुजाते हुए अपने ग्रैंड अंकल यानी कि बड़े चाचू करण गुलेरिया से कहा, बड़े चाचू क्या आप मुझे 30 लाख रुपए दे सकते हैं। नन्ही पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर करण गुलेरिया हैरान हो गए। इतनी छोटी सी बच्ची अचानक इतने रुपये क्यों मांग रही थी, यह बात करण गुलेरिया की समझ नहीं आई। तभी नन्ही सी पिंकी ने अपनी मीठी और सॉफ्ट आवाज में करण गुलेरिया से कहा, बड़े चाचू वह दरअसल मेरे क्लास में मेरी एक फ्रेंड है, वह बहुत अच्छी है, हम दोनों में काफी दोस्ती है, वह बहुत टैलेंटेड भी है। दरअसल आज उनकी एक बहुत बड़ी मैच थी और उस मैच में उसे जीतने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, राउंड फिगर 30 लाख। अगर उसे वह पैसा मिल जाए तो आई एम श्योर मेरी फ्रेंड वह मैच जीत जाएगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप भी चेक कर सकते हो। मेरी बहन का लाइव स्ट्रीम की दुनिया में नाम है लिटिल एंजल। पिंकी की यह बात सुनकर करण गुलेरिया अपने बेड पर से उठने की कोशिश करने लगा। कमजोर हाथों से अपने शरीर को ऊपर लेते वक्त करण गुलेरिया के हाथ कांपने लगे थे। पूरी ताकत लगाकर करण गुलेरिया ने अपने बेड पर तकिए के सहारे सर ऊंचा करके बैठ गए और हैरान आंखों से पिंकी को देखने लगे। एक हाथ से पिंकी को पास बुलाते हुए करण गुलेरिया ने पिंकी से पूछा, क्या कहा तुमने, तुम्हारी क्लास में लिटिल एंजल पढ़ती है। मासूम पिंकी ने अपने बड़े चाचू को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया और उनसे कहा, मुझे पता है किसी से पैसे मांगना बुरी आदत होती है, मगर मैं बहुत छोटी हूँ ना, मैं ना किसी बिजनेस करती हूँ ना ही जॉब करती हूँ, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे सारे पैसे मम्मा के पास है और मम्मा मुझे पैसे नहीं देगी, यह मैं जानती हूँ, और ना ही मम्मा
पापा के पास पैसे मांगने देगी, बिकॉज आप विच आई हैव टू आस्क यू। मगर आपके पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपके अपने हाथों से पिंकी को अपने और पास लाते हुए करण गुलेरिया ने पिंकी से कहा, मैं तुम्हें जरूर पैसे दूंगा, मेरे पास है पैसे, यू डोंट हैव टू वरी। क्या तुम अपनी क्लासमेट के बारे में मुझे और कुछ बता सकती हो? अपने बड़े चाचू के मुंह से पैसे मिलने की बात सुनते ही पिंकी की आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी सॉफ्ट आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए मुस्कुराती पिंकी ने करण गुलेरिया से कहा, रिया बहुत अच्छी लड़की है, शी इज अमेजिंग। आपको पता है बड़े चाचू, उसका डांस देखकर तो स्कूल के सभी बच्चे उसके फैन हो गए हैं। वह हमारी क्लास की मिस्का है ना, पहले वो डांस में लीड करने वाली थी। मिस्का हमेशा सबको बहुत तंग करती थी और कभी कभी दूसरे बच्चे को मारती थी, मगर जैसे ही रिया ने अपना डांस सबके सामने दिखाया, मिस्का को अपनी पोजीशन खोनी पड़ी। जानते हो बड़े चाचू, रिया की मम्मा द फेमस डांसर श्रेया अय्यर को भी जानती है। वह उन्हें स्कूल पे ले आई थी और तभी श्रेया आंटी ने सबके सामने रिया के डांस की तारीफ की और अब हमारे स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी में रिया मिस्का की जगह डांस टीम को लीड करेंगी। और एक बात बताऊं आपको चाचू, रिया अब स्कूल में यश की भी बॉस है। यश जो स्कूल में किसी से भी नहीं डरता, वह आजकल रिया के आगे पीछे घूमता है। यश हमेशा रिया से पूछता है कि अगली बार वह कब फिर से लड़का बनेगी। अपनी आवाज को दबाते हुए बड़ी मीठी और सॉफ्ट आवाज में पिंकी ने अपने बड़े चाचू से कहा, आई होप रिया फिर से लड़का बन जाए। छोटी सी बच्ची के मुंह से यह बात सुनकर करण गुलेरिया हैरान हो गया। पिंकी के माथे पर हाथ फेरते हुए करण गुलेरिया ने पिंकी से पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर कह रही हो? अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए प्यारी सी पिंकी ने कहा, रिया जब लड़का बनती है तब और भी प्यारी दोस्त बन जाती है। मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पिंकी के बड़े चाचू ने मुस्कुराते हुए अपने टेबलेट पर कुछ टाइप किया और 30 लाख रुपए नन्ही सी पिंकी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बिना कुछ सोचे समझे। हालांकि करण गुलेरिया इतना बड़ा अमाउंट एक छोटी बच्ची को देने से पहले सोचता, लेकिन इस वक्त वो रिया का नाम सुनकर इतना सरप्राइज है कि उसे ध्यान में नहीं आया कि पिंकी जैसे छोटे बच्चे को 30 लाख रुपए देने चाहिए या नहीं। और करण गुलेरिया का शरीर इस वक्त बहुत कमजोर था। पिंकी के साथ की हुई इतनी सी बात में करण गुलेरिया के शरीर की सारी शक्ति खत्म कर दी थी। कमजोरी की वजह से करण गुलेरिया के हाथों से अपना टेबलेट बेड पर गिर गया और करण गुलेरिया अपना सर बेड के पीछे लगे गद्दे पर टिकाकर जोर जोर से सांस लेने लगे। नन्ही सी पिंकी को लगा कि अब शायद बड़े चाचू उसके साथ बात नहीं करना चाहते, इसलिए धीमे कदमों से पिंकी अपने दोनों हाथों से अपने फ्रॉक को मसलते हुए करण गुलेरिया के बेडरूम से बाहर निकल गई। वैसे भी नन्ही सी पिंकी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि उसके बड़े चाचू की तबीयत खराब रहती थी और पिंकी के पापा आकाश गुलेरिया ने पिंकी से कहा था कि वह अपने बड़े चाचू को कुछ दिन डिस्टर्ब ना करे। पिंकी के जाने के कुछ टाइम बाद आकाश करण गुलेरिया को विजिट करने आया। जब आकाश ने देखा कि करण गुलेरिया बेड पर बैठकर हाँफ रहे थे, वह जल्दी से अपने चाचा के पास आया और उन्हें सहारा देते हुए फिर से आकाश ने बेड पर लेटा दिया। जैसे ही कुछ देर में करण गुलेरिया की सांसें नॉर्मल होने लगी, धीमी आवाज में आकाश ने करण गुलेरिया से पूछा, क्या बात है अंकल, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बड़ी मुश्किल से करण गुलेरिया अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे। भारी सांसें लेते हुए करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, मैंने सुना है नन्ही सी पिंकी के स्कूल में 50 साल पूरे होने की खुशी में सेलिब्रेशन होने वाला है। अपने चाचा की छाती पर हाथ घुमाते हुए आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, हाँ सच है, मुझे इनविटेशन भेजा है स्कूल वालों ने। आकाश गुलेरिया स्कूल के फंक्शन में नहीं जाने वाला था, क्योंकि अपने चाचा की इस हालत की वजह से आकाश को इस वक्त लोगों से घुलने मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही नन्ही सी पिंकी ने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। फिर आकाश को लगा कि स्कूल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जाने का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। जब आकाश यह सब सोच रहा था, तब धीमी आवाज में करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, मुझे उस सेलिब्रेशन में ले चलो, मुझे वहां जाना है। अपने चाचा की कमजोर आवाज कानों में पड़ते ही आकाश गुलेरिया हैरान हो गया। जब आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, तब करण गुलेरिया ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाते हुए
कहा, मुझे उस सेलिब्रेशन में ले जाओ, आई वॉन्ट टू गो। अपने चाचा का हाथ पकड़कर हैरान आकाश अपने चाचा से कहने लगा, ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा, बस आप फिलहाल थोड़ा आराम कर लीजिए, फंक्शन में जाने की सारी अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। आकाश के मुंह से यह बात सुनते ही करण गुलेरिया थोड़े रिलैक्स हो गए और कमजोरी की वजह से उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जैसे ही करण गुलेरिया की तेज सांसें फिर से नॉर्मल हुई, हैरान आकाश उनके बेडरूम से बाहर जाने लगा। तभी आकाश की नजर पास खड़ी केयर टिकट पर पड़ी। आकाश ने केयर टिकट से पूछा, क्या आज अंकल के साथ कोई ऐसी बात हुई जो मुझे जाननी चाहिए? करण गुलेरिया की केयर टिकर अक्सर उनके बेडरूम के बाहर ही बैठी रहती थी। वह खड़ी होकर आकाश से कहने लगी, सर खास तो कुछ नहीं, मैंने उन्हें टाइप टेबल के मुताबिक दवाई भी दे दी थी और सूप भी पिलाती रहती हूँ। बीच में ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आपको जाननी जरूरी है। हाँ, बस अभी कुछ देर पहले पिंकी बेबी उनसे मिलने आई थी। पिंकी का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे का टेंशन अचानक गायब हो गया। आकाश समझ चुका था कि शायद करण अंकल नन्ही सी पिंकी के लिए उसके स्कूल के सेलिब्रेशन में जाना चाहते थे। अगले दिन दोपहर ऑफिस का काम खत्म करने के बाद रोहित मारवा इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था, मगर घर जाने से पहले उसे आर्यन को बलवीर सर की एकेडमी से पिक करना था। रोहित जैसे ही अपनी कार में बैठा, रोहित फोन पर किसी अर्जेंट मीटिंग की रिक्वेस्ट का रिप्लाई करने लगा। ड्राइवर ने जब रोहित से पूछा, सर कहाँ जाना है, तब रोहित ने ड्राइवर से कहा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ले चलो। ड्राइवर को एक पल के लिए लगा शायद रोहित बिजी होने की वजह से गलत एड्रेस बता रहा था, मगर रोहित को दोबारा पूछने की हिम्मत तो ड्राइवर में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए ड्राइवर चुपचाप गाड़ी सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ आगे बढ़ाने लगा। 50 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी, इसलिए अब डांस में पार्टिसिपेट करने वाले 20 बच्चों को रोज मुकाबले 1 घंटे ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी। दोपहर के 2 बजे थे। रिया और उसके दोस्त डांस स्टूडियो में एंटर होकर एक के पीछे एक लाइन में खड़े हो गए। रिया के ठीक पीछे मिस्का खड़ी थी। हालांकि मिस्का को वार्निंग दे दी गई थी कि वह रिया को ज्यादा प्रोवोक ना करे, मगर मिस्का अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं थी। मिस्का ने आज सारा दिन कोई ना कोई बहाने से रिया को परेशान करने की एक भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं थी। लाइन में खड़े हुए भी जब भी मिस्का और रिया की नजरें मिलती थी, मिस्का तरह तरह के शक्ल बनाकर रिया को चिढ़ाने की कोशिश करती थी। रिया की एडमिशन के पहले सारे बच्चे मिस्का के साथ खेलने के लिए मजबूर थे, क्योंकि ना सिर्फ मिस्का बच्चों पर अपना जोर जमाती थी, बल्कि मिस्का की मम्मी स्कूल की ऑफिशियल डांस टीचर थी। इसलिए मिस्का की गुड बुक में रहने के लिए सारे बच्चे ना चाहते हुए भी उसके दोस्त बनकर रहते थे। मगर रिया के आने के बाद अब सारे बच्चे रिया के साथ इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें रिया के साथ खेलने कूदने में, बातें करने में मजा आने लगा था, और अब ज्यादातर बच्चे मिस्का के साथ बात नहीं करते थे। कुछ देर रिया को घूरने के बाद मिस्का का पेशेंस लेवल खत्म हो गया और अचानक ही पास खड़ी रिया को मिस्का ने जोर से लात मार दी। धक्के की वजह से रिया जमीन पर जा गिरी, मगर जमीन पर गिरते ही रिया तुरंत ही फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मिस्का की ओर देखने लगी और कहने लगी, यह क्या कर रही हो तुम मिस्का, तुमने मुझे लात क्यों मारी? मुस्कुराती हुई मिस्का ने रिया से कहा, मैं तो चेक कर रही थी कि तुम्हारे रिफ्लेक्शन कैसे है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो। तुमने चीटिंग करके मेरी पोजीशन डांस में हासिल कर ली है, मगर डू यू नॉट डिजर्व इट? रिया ने मिस्का की बातों का जवाब देते हुए कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, तुम लात बहुत अच्छी तरह मारती हो, एंड आई एम श्योर अगर तुम डंकी रेस में पार्टिसिपेट करोगी तो जरूर फर्स्ट आओगी, क्योंकि तुम में वह सारी क्वालिटी है जो एक अच्छे डोंकी में होनी चाहिए। और अभी अभी मुझे लात मारकर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छी डोंकी हो। रिया की बात सुनकर आसपास खड़े सभी बच्चे जोर जोर से मिस्का पर हंसने लगे। हंसते हुए बच्चे को देखकर मिस्का की आंखें लाल होने लगी थी। फिर अचानक ही अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मिस्का जोर जोर से अपनी स्टाइल में रोने लगी। रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए। रिया को पता था कि मिस्का का रोना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह आर्ग्यूमेंट में रिया से जीत नहीं पा रही थी।
तभी पीछे से सिमरन मेहरा की आवाज आई और सारे बच्चे एक साथ शांत हो गए। सिमरन मेहरा ने अपनी बेटी के पास आई और उसे चुप कराते हुए बाकी बच्चों से पूछने लगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? वाई इज शी क्राइंग सो? अपनी मम्मी को आते ही अचानक ही मिस्का का रोना गायब हो गया और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में मिस्का ने रिया की ओर इशारा करते हुए अपनी मम्मा से कहा, रिया मुझे सता रही है और गलतियां भी दे रही है। शी इज अ बैड गर्ल। आई थिंक यू शुड पनिश हर राइट नाउ। मिस्का की कंप्लेंट सुनते ही रिया ने सिमरन मेहरा से कहा, नो टीचर, इन फैक्ट इसी ने पहले मुझे लात मारी। अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखकर सिमरन ने बाकी बच्चों की ओर देखा। कुछ बच्चों ने रिया का साथ देते हुए टीचर से कहा, यस टीचर, हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। मिस्का ने रिया को पीछे से लात मारी और यह नीचे गिर भी गई थी। पिछले कुछ दिनों से सिमरन मेहरा का यह बर्ताव रिया की ओर बिल्कुल नर्म हो गया था। बाकी बच्चों भी जानते थे कि सिमरन पहले की तरह अब अपनी बेटी का साथ देकर रिया को परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि सिमरन टीचर अब स्कूल में सिर्फ 3 बच्चों से दूर रहती थी, 2 करण गुलेरिया के घर के बच्चे और एक यह रिया। सिमरन धीरे से चलकर रिया के पास आई और फिर रिया का एक हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया। अचानक ही धीरे धीरे सिमरन अपना हाथों की गिरफ्त रिया के नन्हे हाथों पर स्ट्रॉन्ग करने लगी। सिमरन ने अब रिया का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया था कि रिया को दर्द महसूस होने लगा था। फिर अचानक ही रिया पर चिल्लाते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, बहुत बदतमीज लड़की हो तुम और तुम्हारी माँ झूठे भी हो। आज से तुम्हारा यह खेल खत्म। अगर आज के बाद मेरी बेटी को जरा सा भी परेशान किया तो उठाकर सीधा स्कूल के बाहर फेंकवा दूंगी और आज जो तुमने मेरी बच्ची के साथ किया है उसकी पनिशमेंट तुम्हें अभी मिलेगी। यह कहते हुए रिया का हाथ पकड़कर सिमरन मेहरा उसे खींचकर डांस स्टूडियो से बाहर ले जाने लगी। प्लेग्राउंड में ले जाते वक्त सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। रोहित मारवा की सिर्फ एक ही औलाद है और वह है उसका बेटा। रोहित मारवा की कोई बेटी नहीं है। मैं खामखा न जाने क्यों तुम्हें रोहित मारवा की बेटी समझकर सब कुछ सहन करती रही, मगर अब नहीं। यह कहते हुए सिमरन मेहरा ने प्लेग्राउंड में बीचों बीच रिया को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया और कहा, अभी 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक करो और आज तक मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है हर बात की माफी मांगो। रोहित मारवा की बेटी होने के वहम में मैंने तुम्हें अपनी बेटी की डांस पोजीशन भी दे दी, मगर अब यह सब नहीं चलेगा। धूप की वजह से रिया की आंखें बंद हो रही थी। अपनी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखते हुए रिया ने सिमरन मेहरा से कहा, मगर मैं सचमुच रोहित मारवा की बेटी हूँ। रिया की यह बात सुनकर हाफ स्माइल देते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, अच्छा तो अब मेरे मुंह से रोहित मारवा का नाम सुनकर तुमने यह भी फैसला कर लिया कि तुम्हारे पापा का नाम रोहित मारवा है। तुम जानती भी हो रोहित मारवा कौन है, बेवकूफ लड़की। अब झूठ बोलना बंद करो या फिर यह लो कि मेरा फोन और लगाओ कॉल अपने पापा को और कहो उन्हें स्कूल आकर तुम्हें आज वह पिक करे, तब मैं मानूंगी तुम सचमुच रोहित मारवा की बेटी हो।